हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो आप देख लेते हैं आज बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर में बायोटेक्नोलॉजी सीरीज को हम डील कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर्स। वेक्टर का ये लास्ट क्लास होने वाला है। इसके पहले सारे के सारे जो वेक्टर्स इंपॉर्टेंट्स हैं मैंने सबको करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने पूरे लेक्चर क्लासेस देख सकते हैं। तो चलो आप देख लेते हैं आज का ये जो वेक्टर मेरे पास है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है एंड पेपर में 5 नंबर में लगातार 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ व्हाट इज सटल वेक्टर, मॉड्यूल्स, स्ट्रक्चर्स, यूज एंड इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है। तो मैं स्पेशली 4 छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ जो आपको लिखने हैं, यानी यही चारों हेडिंग्स के बेसिस पे हम पूरे सटल वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। यदि आप मेरे से बाकी वीडियो लेना चाहते हैं, इसके नोट्स चाहिए, तो हमारा YouTube चैनल के साथ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी हैं, नीचे उसका लिंक है, आप उसके साथ जाकर वहाँ पे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर अपने ईमेल एड्रेस एंड अपने ओरिजिनल नाम के साथ आप हमें मैसेज करिए। हम आपके बैच में आपको ऐड कर देंगे, जिससे आप दूर दराज के जो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं उनसे इंटरेक्शंस कर पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे और उनके साथ बातें, उनसे नोट्स, बाकी जो मटेरियल हैं आप उनसे प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड मेरे नोट्स एंड मेरे मटेरियल चाहिए तो आपको उसी एप्लीकेशंस के स्टोर में जाकर विजिट करना पड़ेगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं सटल वेक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं सटल वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन की। जब कहानी इंट्रोडक्शन की जाती है स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन में ये देखा जाता है कि जो सटल वेक्टर्स होते हैं ये स्पेशली डिराइव होते हैं, ये हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिराइव होते हैं, हाइब्रिड वेक्टर होते हैं। ये डिराइव किससे होते हैं? ये डिराइव होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर से। किससे डिराइव होते हैं, इस चीज को ध्यान देना। ये डिराइव होते हैं जो हमारे प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं, ये प्लाज्मिड वेक्टर से डिराइव होंगे। नोट पॉइंट्स पहले, ये प्लाज्मिड वेक्टर से डिराइव होंगे। खासकर जो प्लाज्मिड वेक्टर का पीबीआर 322 वाला सेशंस है, क्या है? पीबीआर 322 वाला काम है। पीबीआर 322 वेक्टर खासकर हमारे पास ईस्ट, ध्यान देना, ईस्ट की जो सैक्रोमाइस्टिस सेरावेसी है उस स्पीसीज के साथ मिलकर एक सटल वेक्टर का फॉर्मेशन करती है। और ये सटल वेक्टर करते क्या हैं? ये सटल वेक्टर किन्हीं 2 डिफरेंट स्पीसीज, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहां ध्यान देना, ये सटल वेक्टर किसी 2 डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अपने आप को, ठीक, किसी दूसरे 2 डिफरेंट स्पीसीज के सेल के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट कराने के लिए, यानी इनको रिप्लिकेट कराने के लिए बनाया जाता है। जस्ट लाइन आप कह सकते हो कि ये हमारे बैक्टीरियल सेल्स एंड जो हमारे ईस्ट सेल्स होते हैं दोनों के अंदर खुद को रिप्लिकेट करता हुआ प्रकट करता है। ये चीज खत्म हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शंस के साथ स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स में ये देखा जाएगा कि स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स में क्या कहानी कह रही है। तो आपको ये फिगर मिल रहा होगा, तो पहले क्या करिए, एक फिगर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं, नहीं तो पूरा फिगर मैं उस पर लिखता जाऊंगा, आपका सही तरीके से फिगर आपके नोट्स के लिए नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट एक कर लो ताकि आप नोट्स को सही तरीके से बना सकें। ठीक, चलते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास ईपीएस है, मतलब ईस्ट एपिसोमल क्रोमोसोम वेक्टर है। तो ईस्ट एपिसोमल क्रोमोसोम वेक्टर को एग्जाम्पल के तौर में रखा गया है सटल व्हीकल्स के रूप में, ठीक, या सटल वेक्टर के रूप में। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम डील करेंगे यहां से। हमारे पास स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन 2 जगह देखने के लिए मिलता है। ठीक, एक मेरे पास क्या मिल जाता है स्टूडेंट, आप देखिए, नंबर फर्स्ट ओरिजिन, यहाँ पे ईस्ट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो मतलब ईस्ट का जो रिप्लिकेशन होगा वो इस पॉइंट से होगा। कहां से होगा? ये इस पॉइंट से पूरा नजर आएगा। ठीक, यहां से जो ईस्ट के जीनोम होंगे वो क्या करेंगे? रिप्लिकेट करेंगे। क्या करेंगे? रिप्लिकेट करेंगे। और उसके बाद दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। दूसरा, यहां पे ईस्ट का ही एक सेलेक्टेबल मार्कर होगा जो ईस्ट के सेल्स में, ईस्ट जो हमारी होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर ये इसको सेलेक्ट करने का काम करेगा। उसके साथ आप देखें तो यहां पे लॉग प्रमोटर एक लगाया गया है। जो लॉग जेड अल्फा हमारा जीन होता है, क्या होता है? लॉग जेड अल्फा जो हमारा जीन होता है, उसी जीन को प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लॉग
प्रमोटर के नाम से जानते हैं, जो रिप्लिकेशंस की दर को बढ़ाता है, रिप्लिकेशंस की रेट को बढ़ाता है। ठीक, आगे एमसीएस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस होता है, मतलब जहां पे मल्टीपल कॉपी तैयार होती है, एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, उसी को एमसीएस के नाम से, एमसीएस यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या सीक्वेंस के नाम से हम जानते हैं, साइट्स कह सकते हो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम्पियर है। क्या है? एएम्पियर है। एएम्पियर प्रमोटर होता है, ठीक उसके ऊपर हमारा लगा होता है एएम्पियर यानी एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस लगा होता है, एक एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता है जो किसी दूसरे होस्ट सेल में इसकी पूरी गुणवत्ता को बनाए रखता है। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट्स में। हमारे पास अगले पॉइंट्स में मिल जाता है क्या? यहां से बैक्टीरियल रिप्लिकेशन जीन्स। ध्यान देना, बैक्टीरियल यहां पे क्या है? यहां पे ईस्ट रिप्लिकेशंस है, यहां पे बैक्टीरियल रिप्लिकेशन है, यहां पे 2 माइक्रोन। ध्यान देना, 2 माइक्रोन ओरिजिन साइट्स होगा, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ साइट, और इसको बोलते हैं ईस्ट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ध्यान देना, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। यहां पे बैक्टीरियल जो जीनोम होंगे उनका रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा? उनका रिप्लिकेशन होगा। और यहां पे जो ईस्ट के जीनोम होंगे यानी जीन होंगे उनका रिप्लिकेशन होगा। और आगे चलते हैं, यहां पे बैक्टीरिया सेलेक्टेबल मार्कर होगा, किसके लिए? इनके लिए। और यहां पे ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर होता है, किसके लिए? ईस्ट के लिए। ठीक, इसी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन हमारा एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड्स को, ठीक, क्या अमीनो एसिड्स को सही तरीके से सिंथेसाइज करने के लिए एक हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे सिलेक्शन इन ईस्ट, यानी यहां से हम ल्यूसीन की बायोसिंथेसिस करते हैं, बायोसिंथेसिस जीन फॉर यहाँ पे सिलेक्शन इन ईस्ट के अंतर्गत हम ल्यूसीन का सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद ठीक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, जहां से हम मटेरियल को ट्रांसफर करने की क्षमता होती है किसी भी दूसरे सेल्स में या किसी दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर। अब देखो, ये तो हुआ स्ट्रक्चर्स के बारे में। थोड़ा सा और आपको कहानी ये बता दे स्टूडेंट्स के बारे में कि ये डिफरेंट टाइप्स के तो हमारे एक शटल वेक्टर के फॉर्म में नजर आता है, बट ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ध्यान देना, इसकी जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस हैं, प्रत्येक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस केवल एक ही स्पीसीज के, ध्यान देना, केवल एक ही होस्ट के स्पीसीज में वर्क करता है, बाकी किसी में थोड़ा कम करता है, लेकिन विशिष्ट होता है किसी एक के लिए। जैसे बैक्टीरियल के लिए होगा तो बैक्टीरिया में जाके स्पेशली ये होस्ट को रिप्लिकेट करने की क्षमता ज्यादा दिखाएगा, और किसी ईस्ट में होगा तो ईस्ट के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट करने की क्षमता को थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इनका यूज कहां करते हैं, यदि यूजेस की बात करते हैं, अभी यूजर नहीं, थोड़ा सा और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं इसके कि आखिरकार जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर से डिराइव किया गया शटल वेक्टर है, ये करता क्या है? ये मॉडर्न टेक्निक यानी जो हमारा हाइब्रिड टेक्निक है, हाइब्रिड टेक्निक से इसको निर्माण किया जाता है। और ये ध्यान देना, ये स्पेशल सेल के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे एपिसोमल की बात किया था मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्पेशल सेल्स के लिए डिजाइन करते हैं। अब जिस सेल्स के लिए डिजाइन करते हैं, जब तक उस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में उसके जेनेटिक सीक्वेंस के साथ हेरफेर नहीं करेंगे, तब तक ये किसी दूसरे सेल के अंदर, दूसरे किसी होस्ट के अंदर, न्यू होस्ट के अंदर अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कराता है। ठीक, अब ध्यान देना, अब चलते हैं थोड़े से मॉड्यूलिंग की बात करेंगे। मॉड्यूल में इनके जो पॉइंट्स हैं, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, यदि नहीं हुआ है तो एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लीजिए, जिसका भी नहीं हुआ होगा। ठीक, एक बार आपने स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट हो सके। ठीक, अब बात करते हैं इसके मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल में क्या क्या मिलेंगे स्टूडेंट? मॉड्यूल में लगभग यहां से माना जाता है कि ये 10.4 किलो बेस पेयर के साथ आता है। क्या आता है? 10.4 किलो बेस पेयर के साथ आता है। और ऐसा माना जाता है कि जो शटल वेक्टर होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक वेक्टर्स होते हैं, नोट कर लेना, लिख लेना, कभी पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में
कि शटल वेक्टर किस टाइप का वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शटल वेक्टर है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। कैसा है? यूकैरियोटिक टाइप का वेक्टर जितने होते हैं, ठीक, लगभग मैक्सिमम की बात करते हैं 90% यूकैरियोटिक वेक्टर शटल वेक्टर होते हैं। ठीक, अब ये चीज ध्यान देना, ये किसके बारे में बताया गया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कादो। क्या था? कादो कह सकते हो इनको, ऐसे देखो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कादो नाम के साइंटिस्ट थे। ये लगभग आए थे 1983 में, ठीक, 1983। कादो ने स्पेशली इनके मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए बताया क्या? बताया कि इनमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमारे पास पाया गया। रेजिस्टेंस प्रमोटर होने चाहिए, वो भी पाए गए। इनमें दो सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, दो अलग अलग स्पीसीज के। एक सेलेक्टेबल मार्कर यहां दिखाई दे रहा है, एक सेलेक्टेबल मार्कर यहां दिखाई दे रहा है। दो ओरिजिन साइट होनी चाहिए, एक साइट यहां से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां पाया जा रहा है, एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां पाया जा रहा है। और इनके साथ क्या बताया गया? बताया गया कि इनका जो आकार होना चाहिए वो काफी छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका आकार काफी छोटा होना चाहिए। तो इनकी जो साइज होती है, इनकी साइज काफी छोटी होती है। कितनी होती है? काफी छोटी होती है। और ये अपने साइज के लगभग 10 गुना, ध्यान देना, इनकी जो साइज होती है, इनके साइज की, जैसे 1 है तो 1x 10 गुना, ध्यान देना, 10 का हम मल्टीपल करके फॉरगेन डीएनए, जिसको हम एफडीएनए बोलते हैं, फॉरगेन डीएनए को इंसर्ट करा सकते हो। मतलब ये शटल वेक्टर अपने साइज के, अपने वेटेज के 10 गुना ज्यादा बड़े डीएनए इंसर्ट को, यानी फॉरगेन डीएनए को क्लोनिंग कराने के लिए पर्याप्त होता है। एक चीज, अब अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगले पॉइंट्स में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एमसीएस होना चाहिए। एमसीएस का मतलब इनके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस होना चाहिए। अब उसके साथ मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस के साथ साथ यहाँ पे 2 मार्कर हमारे पास पाए गए। हमारे पास जो 2 मार्कर दिखाई दे रहे हैं, एक मार्कर ये, एक मार्कर ये दोनों मार्कर पहचान करता है क्लोनिंग जब हमारा संपन्न हो जाता है, क्लोन खत्म हो जाता है, जब क्लोनिंग कंप्लीट होगा तो उसको सही तरीके से इंडिकेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको मार्कर की जरूरत पड़ने लगती है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि ये पूरा जो वेक्टर्स होते हैं, ये जेनेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ध्यान देना, जेनेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जेनेटिक जो मैपिंग होता है, उनके स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से बनाए रखते हैं दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये चीज दूसरे फॉर्म में होते हैं, ये काफी स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के साथ ही, ध्यान देना, ये इतने स्टेबल होते हैं, स्टेबल के साथ ही जब दूसरे किसी होस्ट में जाते हैं तो अपने आप को सही तरीके से स्टेबल रखते हैं, अपने जेनेटिक सीक्वेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं लाते हैं, जिनसे इनका यूज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि हम बात करें इसी थोड़े से पॉइंट्स में ल्यूसीन की, ल्यूसीन क्या है? ल्यूसीन एक प्रकार का अमीनो एसिड्स हैं। क्या है? 1 टाइम अमीनो एसिड्स हैं। इनका सिंथेसिस जीन जो होता है वो कहां से? ईस्ट सेल्स में। किसमें? ईस्ट सेल्स में होता है। अब इतनी तो हमारी होती है मॉड्यूलिंग के अंतर्गत। थोड़ा सा मॉड्यूल के हट के थोड़ा बात करते हैं आपसे, ठीक, कि मॉड्यूलिंग को हटके थोड़ा सा जब बात करें तो हमारे पास आता क्या है? हम यहाँ पे ईपीएस की बात कर रहे हैं। ईपीएस मतलब होता है ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड वेक्टर। जो एपिसोमल ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर है वो शटल वेक्टर के जैसा बिहेव करता है। और शटल वेक्टर जो होते हैं वो स्पेशली 2 टाइप्स, हमने पहले बताया था, 2 टाइप्स से ओरिजिन किए गए हैं। किससे किससे ओरिजिन किए गए हैं? ये हमारे बैक्टीरियल सेल्स, जिसको हम कह सकते हैं एसेरिचिया कोलाई, और दूसरा यहाँ से स्टेप्टो, किसको? स्टेप्टोमाइसिटीज, जानते हैं आप? स्टेप्टोमाइसिटीज में रिप्लिकेट करने के लिए बनाया गया है। खासकर यदि बात करें कि जो हमारा व्हीकल आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हीकल एसेरिचिया कोलाई एंड स्टेप्टोमाइसिटीज जो होते हैं उनमें रिप्लिकेट कर सकता है। बाकी और लोगों के लिए दूसरे जेनेटिक सीक्वेंस के साथ इसको बनाया जाता है। अब एक चीज, जो हमारे वेक्टर जो हमारे ईपीएस हैं, ईपीएस के अंदर जो हमारा स्टेप्टोमाइसिटीज है, क्या है? स्टेप्टोमाइसिटीज प्लाज्मिड तथा हमारे पास एसेरिचिया कोलाई का प्लाज्मिड्स हैं। इन दोनों के प्लाज्मिड्स को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के साथ हम लिंकर की सहायता से जोड़कर क्या करते हैं?
एक शटल वेक्टर का तैयार कर देते हैं। अब ये चीज ध्यान देना, ये पूरा पूरा जो क्लोनिंग होता है, ये क्लोनिंग दो काम करते हैं। पहला क्लोनिंग जो उनका होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो होता है एस्चेरिचिया कोलाई के अंतर्गत। ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है कि जो हमारे शटल वेक्टर्स होते हैं, जैसे ईपीएस की बात कर रहे हैं, किसकी, यहाँ पे ईपीएस की बात कर रहे हैं या वाई ईपीएस की बात कर रहे हैं। वाई ईपीएस में कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछता है स्टूडेंट्स कि आपसे कि बताओ भाई कि मेरे पास एस्चेरिचिया कोलाई है और स्ट्रेप्टोमाइसीटीज है, दोनों में सबसे पहले, ध्यान देना, दोनों में सबसे पहले हमारा शटल वेक्टर किसमें रिप्लिकेट करेगा। तो आपको हर समय पता होना चाहिए कि इसमें जो एस्चेरिचिया कोलाई होता है, पहले उसमें बैक्टीरियल सेल्स में पहले शटल वेक्टर अपने आप को रिप्लिकेट करेगा 2 माइक्रोन ओरिजिन रिप्लिकेशन साइट के साथ, और दूसरे फेज में क्या करेगा, ये ईस्ट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के साथ जाएगा, यानी स्ट्रेप्टोमाइसीटीज के साथ कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये रहा यूजेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आपके लिए। तो यूज आपका क्या होगा, ये रिप्लिकेट करने के लिए स्टेबल शटल वेक्टर के रूप में एंड जीन लाइब्रेरी में, एंड उनके साथ डिफरेंट वैक्सीन फॉर्मेशंस में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये रहा शटल वेक्टर का कंप्लीट क्लास आपके 5 नंबर के लिए। आप इससे नोट्स बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास क्लोनिंग व्हीकल्स का पूरा लेक्चर क्लास इस लेक्चर क्लास के साथ कंप्लीट होता है। तो अब आपके पास बचता है इस टॉपिक का 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लास जो आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। ठीक, लेकिन उनमें क्या क्या पढ़ना है, उनमें आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ने हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन पढ़ना है, हेपेटाइटिस बी पढ़ने हैं। तो हेपेटाइटिस बी, इंसुलिन फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो 3 क्लास आपको और मिलेंगे, फिर हमारा फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम चलेंगे इम्यूनोलॉजी में। ठीक, तब तक के लिए आप ये पूरा प्लेलिस्ट देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके सपोर्ट हमको काफी मदद करते हैं, नीचे आप कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।